9 अगस्त 2024 में कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उस घटना के लिए ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा देनी चाहिए। लेकिन इस्तीफा तो दूर की बात दोस्तों, बदले में एक डार्टी पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। 14 अगस्त रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली निकलती है विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए। पुलिस उनका, सरकार भी उनका, तो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिम्मेदार भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस का ही होनी चाहिए। लेकिन वेस्ट बंगाल में आखिर क्या चल रहा है? सडनली 40-50 लोग ट्रक पर आते हैं और उन प्रोटेस्टर के ऊपर अटैक करते हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रॉपर्टीज को वेंडलाइज करते हैं और पुलिस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग करते हैं। वो लोग कौन थे किसी को पता नहीं थी, लेकिन बाद में पता चलती है कि उनमें से कई सारे लोग टीएमसी से जुड़े हुए थे। लेकिन आयरनी की बात यह कि दोस्तों, उस घिनौनी हरकत को ममता बनर्जी कंट्रोल करने के बजाय खुद सड़क पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उन विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए। पहले तो विक्टिम के फैमिली को बताई जाती है कि उनका बेटी को सीरियस बीमारी हुई है, लेकिन कुछ घंटों के बाद बताई जाती है कि उनका बेटी खुदकुशी कर ली है। और विक्टिम के फैमिली वहां पहुंचने के बाद जहां पर डेड बॉडी रखा गया था वहां एंट्री करने के लिए 3 घंटे तक वेट करना पड़ा था। स्टेट पुलिस के द्वारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये तो कंफर्म हुआ था कि उनके साथ रेप के बाद ब्रूटली मर्डर हुई है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से एक मुजरिम को भी पकड़ी जाती है जिसका नाम है संजय रॉय। और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलती है कि जो बेशर्म हरकत की गई वो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि 8-9 लोग शामिल हैं। हालांकि ये एक फेक न्यूज था कि उनके बॉडी में 151 मिलीग्राम का सीमेन पाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी उस पर इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि ये बात एक फेक न्यूज है। आज के इस वीडियो में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे भारत को हिला देने वाला शर्मनाक कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में। साथ ही साथ सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ था 9 अगस्त रात को। और यह भी हम डिस्कस करेंगे आखिर क्यों मेडिकल अथॉरिटी उस केस को पहले सुसाइड का इल्जाम दिया गया था। साथ ही साथ ये सवाल भी हम डिस्कस करेंगे, क्या कॉलेज अथॉरिटी किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी? क्या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दोस्तों आखिर उस रेप और मर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आज के इस वीडियो में दोस्तों उन सारे सवालों पर हम टटोलने की कोशिश करेंगे। सिटी ऑफ जॉय नाम से मशहूर कोलकाता में कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में से एक मशहूर मेडिकल कॉलेज का नाम है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसको अंग्रेजों की टाइम से ही बनाया गया, यानी कि 1886 में बनाया गया था। उसी कॉलेज में ऐसी कुछ घटना हुई जो घटना देश को ही हिला दी। यह है दोस्तों आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस वाला बिल्डिंग का 3rd फ्लोर में हार्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट का एक सेमिनार हॉल भी है। उस सेमिनार हॉल में 50 लोग बैठने का कैपेसिटी है। गौर करने वाली बात यह कि दोस्तों उस वाला सेमिनार हॉल में कोई सीसी कैमरा इंस्टॉल नहीं की गई थी। उसी सेमिनार हॉल का बाहर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के ऊपर 2 सीसी कैमरा इंस्टॉल की गई थी। ये 2 कैमरे दोस्तों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस केस में, वो आगे जाकर मैं बताऊंगा। 8 अगस्त रात 11 बजे एक 31 साल का पीजी ट्रेनी डॉक्टर अपना लंबा 36 घंटों का शिफ्ट के दौरान उस सेमिनार हॉल में एंटर करती है और 11:30 को यानी कि आधे घंटे के बाद वो रूम से निकलती है। क्योंकि उस सेमिनार रूम में सीसी कैमरा इंस्टॉल नहीं की गई थी, इसीलिए वो उसी रात को अंदर क्या कर रहा था कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं। अलग अलग मीडिया हाउसेस अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि टाइम्स नाउ के अनुसार उसी सेमिनार हॉल में वो थोड़ा रेस्ट लेती थी और अपना पेरेंट्स को भी बात करी थी। जब बीच बीच में कॉल आती थी वो ड्यूटी पर लग जाते थे और अपने रेस्ट के दौरान वो उसी मेडिकल के आसपास भी घूमती थी, जो कि एक नॉर्मल बात है। ऐसे ही दोस्तों उनको ऑन कॉल पर रहना पड़ता था। जब कॉल आती थी तब वो फिर से अपना ड्यूटी पर लग जाते थे। ऐसे ही दोस्तों टाइम आती है 2:30। जाहिर सी बात यह कि दोस्तों क्योंकि रात थी इसीलिए ज्यादा शोर शराबा भी नहीं था। 9 अगस्त 2 PM को ट्रेनी डॉक्टर और उनके 4 कॉलीग्स उस सेमिनार हॉल पर फिर एंट्री मारते हैं और डिनर के लिए बैठ जाते हैं। उनमें से एक थे इंटर्न और एक थे हाउस स्टाफर और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थे।
साथ ही साथ डिनर करते हुए उन्होंने नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो मैच भी देखा, जहां पर नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीती थी। डिनर खत्म होने के बाद उनके सारे कॉलेग्स उसी सेमिनार रूम को छोड़कर चले गए थे, लेकिन इतनी घंटों का ड्यूटी के कारण उनको थकान फील हुई थी और उन्होंने वहां पर ही थोड़ा आराम करने के लिए मन बना ली और वहां सो गए थे। उसी बीच में 3 PM को एक ट्रेनी एक पेशेंट का रिपोर्ट को दिखाने के लिए भी आती है और उनको जगाने के लिए कोशिश भी करती है और वो रिपोर्ट को देखकर फिर सो जाते हैं। शायद वो ही अंतिम समय था दोस्तों, किसी ने उनको आखिरी बार जीवित अवस्था में देखा। उसके बाद दोस्तों 4 AM को एक शख्स उस सेमिनार हॉल पर एंटर करते हैं, जो कि CC कैमरा में देखा गया और यह वो समय था दोस्तों जब अंदर जाकर वो शख्स मानविकता का सारे हदें पार करती। 9 अगस्त सुबह 7:30 में उसी सेमिनार हॉल का अंदर जो देखी गई वो बहुत ही दर्दनाक थी। सेमिनार रूम में उन PG ट्रेनी डॉक्टरों का हाफ नेक डेड बॉडी मिली थी। साथ ही साथ 10 अलग अलग जगह में इंजुरीज देखने को मिली थी, जैसे कि उनका आइज, नोज, माउथ, लिप्स, फिंगर्स और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती देखी गई थी। बाद में जब उस खबर प्रिंसिपल संदीप घोष के पास जाती है तो वो एक शर्मनाक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर वो लड़की वहां पर इतनी रात में क्या कर रही थी। उसके बाद 9 अगस्त 10:53 को मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से फोन कॉल के माध्यम से विक्टिम के पेरेंट्स को बताई जाती है कि उनका बेटी को सीरियस बीमारी हुई। लेकिन कुछ घंटों के बाद यानी कि 11:15 को वही लोग फोन कॉल पर पीड़िता के पेरेंट्स को बताती है कि उनका बेटी खुदकुशी कर ली। जब विक्टिम के पेरेंट्स कुछ पड़ोसियों के साथ मेडिकल पहुंचते हैं तब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको वो डेड बॉडी जहां पर रखा गया था वहां एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं मिली। जब विक्टिम लेडी के पिताजी डेड बॉडी के पास गया और उनके बेटी को जिस हालत में देखा और मीडिया के सामने बताया, वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली दृश्य था। और आयरॉनिकली पीड़िता के पिता को सिर्फ एक फोटो खींचने के लिए ही अनुमति मिली थी। आप यहाँ पर यह बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों सबसे पहले तो मेडिकल अथॉरिटी उस केस को अननेचुरल केस का नाम पर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया था और वो भी डेड बॉडी मिलने का 14 आवर्स के बाद ही FIR रजिस्टर की गई थी। लेकिन बाद में जब विक्टिम के पेरेंट्स के तरफ से ताला पुलिस स्टेशन में FIR दिया गया था तब मेडिकल अथॉरिटी उस डेथ को सुसाइड भी मानती है। और बाद में उन ट्रेनी डॉक्टर के सारे हालातों को देखकर ये पता चलती है कि दोस्तों उनके साथ बेरहमी के साथ रेप हुआ है और बाद में मर्डर भी की गई थी। बाद में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद गैंग रेप होने का भी पुष्टि की जाती है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट उस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए SIT गठन करते हैं और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई जाती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सारे CCTV फुटेज को भी थॉरोली इंस्पेक्ट करती है और एक CCTV फुटेज जो कि सेमिनार हॉल का बाहर इंस्टॉल किया गया था उससे ही कई सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। आपको बता दें कि दोस्तों उस सेमिनार हॉल का जहां पर घटना हुई थी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर में था। उस सेमिनार हॉल में एंटर करने के लिए एक कॉरिडोर को पास करनी पड़ती थी और उस कॉरिडोर के वॉल में ही 2 CCTV कैमरा इंस्टॉल किया गया था और सेमिनार हॉल का अंदर कोई भी CC कैमरा इंस्टॉल नहीं की गई थी। उस CCTV कैमरा का फुटेज से ही एक टी-शर्ट और जींस पहनने वाला शख्स को देखी जाती है जिन्होंने 4 AM को उस सेमिनार हॉल पर घुसती है और उनका नेक में एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला था। बाद में पता चलती है कि उस व्यक्ति का नाम है संजय रॉय, जो कि इस केस में पहला अक्यूज्ड बनती है। तो यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है आखिर संजय रॉय कौन है। संजय रॉय कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। सिविल वॉलंटियर्स कोलकाता में ट्रैफिक और पुलिसों को सपोर्ट करने के लिए अपॉइंट की जाती है। बाद में संजय रॉय के बारे में कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो दिल दहला देने वाली है। संजय रॉय कोलकाता का शंभुनाथ पंडित रोड का रहने वाला है। वो अपनी माँ के साथ रहता था। वह इलाकों में कुख्यात है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि संजय एक बॉक्सर भी हुआ करता था एक समय में। संजय राय शराब का बहुत लत थी। उसके अलावा उसे पोर्न देखना भी बहुत पसंद थी। संजय रॉय ने कई शादियां भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 4 शादियां भी की थी। वो शादी करता था और कुछ दिन बाद उन सारी महिलाओं को तलाक देता था। पिछले बार उनकी पत्नी को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, जिसके बारे में कहा गया कि वह कैंसर के वजह से मरी। संजय रॉय के व्यवहार के कारण उसकी बहन पूजा तक ने उससे सारे नाते तोड़ दिए थे।
संजय राय के बारे में यह भी सामने आया है कि दोस्तों वह कोलकाता पुलिस सिविल वॉलंटियर होने के बहाने में लोगों को अपना शिकार बनाया था। उसके एक हार्डकोर क्रिमिनल होने के बारे में भी हर सभी को पता था। लोगों ने यह भी कहा था कि दोस्तों खुद को पुलिस में बताकर वह दलाली करता था और कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी कर चुका है। यहाँ तक कि संजय ने अपने बचपन के दोस्त रविशंकर शाह को कोलकाता पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए वादा करके 2.5 लाख रुपए भी ठगे थे। संजय राय के बारे में अस्पताल में महिला स्टाफ ने जो भी बताया वह दंग कर देने वाला है। फीमेल स्टाफ ने बताया कि वह अक्सर शराब पीकर अस्पताल आया करता था। फीमेल स्टाफ और अस्पताल के कई दूसरी महिलाओं और लड़कियों को गंदी नजरों से देखता था। उसकी करतूत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पुलिस का उसके ऊपर हाथ होने के कारण हर कोई डरता था। और संजय राय एक सिविल वॉलंटियर होने के कारण कई सारी सरकारी सुविधाएं भी मिली थी, जैसे कि वो अपने बाइक पर कोलकाता पुलिस का लोगो भी लगाया करते थे। फिलहाल संजय राय को अरेस्ट किया गया है, वो सीबीआई के रिमांड में है। साथ ही साथ दोस्तों बाद में उनके साथ कई सारे सस्पेक्ट को भी बुलाई जाती है और पूछताछ शुरू कर दी जाती है। स्पेसिफिकली संजय राय जो कि स्केच का पहला आरोप थे, उनको उस ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में पूछी जाती है, तो वो बताते हैं कहीं खो गए। इन्वेस्टिगेशन टीम जब उन सारे एक्यूज्ड का फोन के साथ उस ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करी जाती है, तो ब्लूटूथ ऑन करते ही संजय राय के फोन के साथ कनेक्ट हो जाती है और ये बनती है पहला प्रूफ कि संजय राय ने ही ऐसा घिनौनी काम किया है। साथ ही साथ प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक फाइंडिंग में ये भी निकल आती है कि दोस्तों संजय राय का जो बॉडी में जो स्क्रैच मार्क और इंजरीज थी, वो स्किन और ब्लड सैंपल्स जो कि विक्टिम के नेल में कलेक्ट किया गया था, वो मैचिंग होती है। उन सारे इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट को आधार मानते हुए टिल नाउ ये कन्फर्म हुआ है कि दोस्तों उन्होंने ही ऐसे काम किया है उन पीजी ट्रेनी डॉक्टरों के साथ। और संजय रॉय ने भी मान लिया है कि ऐसे घिनौनी हरकत उन्होंने ही किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह घटना बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन यहाँ कई सारे घटना ऐसे घटी दोस्तों जो कि केस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देती है। सबसे पहला घटना तो दोस्तों बहुत ही लज्जाजनक था, जहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कहते हैं कि लेडी डॉक्टर मेरा बेटी जैसे थी, लेकिन वो लड़की इतनी रात में आखिर वहाँ पर क्या करती थी। जनरली ऐसे आर्गुमेंट कई सारे लोगों के द्वारा दी जाती है और उन लोगों के द्वारा तर्क ये दी जाती है कि वो लड़की तो एक छोटा सा कपड़ा पहन रखी थी, वो लड़की इतनी रात तक घूमने का क्या जरूरत थी, जो कि एक इलॉजिकल आर्गुमेंट लगती है। और ये आर्गुमेंट दोस्तों वुमेन्स को एक नेगेटिव नजरिए से देखना ही दर्शाती है। और मैं मानता हूँ दोस्तों ये सोसाइटी में रेप को भी नॉर्मलाइज करने का एक तरीका है। तो घटना के बाद यानी कि 14 अगस्त को कॉलेज प्रेमिसेस में एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलती है। बाद में देश का जगह जगह में प्रोटेस्ट देखने को मिलती है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह कि दोस्तों घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष घटना के लिए रिजाइन भी कर देते हैं। बाद में ममता बनर्जी की सरकार उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टिंग कर। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री भी उनके पास ही है। तो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि क्राइम सीन को सील करके सारे सबूतों को प्रिजर्व रखा जाए। लेकिन क्या हुआ, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं। भगवान जाने आखिर किसी के अगेंस्ट में ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किए थे। और थैंकफुली कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, उसी की वजह से उस केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। तब उन्होंने नाराजगी भी जताई थी और कहा कि सीबीआई को भी अपना काम ढंग से करनी चाहिए। आप यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों कैसे एक गंदी पॉलिटिक्स करी जा रही है इसी वाला क्राइम को लेकर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी वेस्ट बंगाल सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट को फटकार लगाया और कई सारे सवालों में घेर लिया। सभी को पता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मिस हैंडलिंग किया गया है, लेकिन इस बात को ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट मानने के लिए तैयार नहीं। जब यूपी में रेप होती है तो योगी को ब्लेम की जाती है और दिल्ली में अगर रेप होती है तो दिल्ली सरकार को ब्लेम की जाती है। तो कोलकाता में यह घटना के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये बात भी ममता बनर्जी थोड़ा विचार करनी चाहिए। और महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष जैसे कई सारे शो कॉल्ड फेमिनिस्ट तो अपना पार्टी का गलती को कवर अप करने के लिए लगे हुए हैं। मैं उन फेमिनिस्ट को कहना चाहूँगा, आप महिलाएं हैं, महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करते हैं और संसद में चीख चीख के आवाज़ उठाते हैं, तो क्यों जब टीएमसी के पारी आती है तो आपके मुंह में दही जम जाती है। मैं यहाँ पर उन फेमिनिस्ट को पूछना चाहूँगा कि
आप किस टाइप का फेमिनिस्ट है? क्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में रेप के बारे में आप आवाज उठाएंगे या फिर अपने पार्टी के दरिंदों को भी सवाल पूछेंगे? समय बीतते ही दोस्तों इस केस का नया ट्विस्ट और टर्न्स निकलती है। भरोसा ये कि दोस्तों इस केस के बारे में इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और विक्टिम को न्याय मिले। भारत में रेप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वुमेन सिक्योरिटी के लिहाज से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार भारत में लगभग एक दिन में 90 वुमेन्स का रेप केस रजिस्टर्ड की जाती है। लेकिन भारत ऐसे एक देश है जो इंटरनेशनल अरेना में विश्व गुरु होने का दावा करती है। मेरा सवाल ये कि दोस्तों अगर भारत में एक दिन में अगर 90 केसेस फाइल की जाती है रेप केसेस का, तो क्या भारत को एक विश्व गुरु कहना सही होगा? यहाँ हम भी जानना बहुत जरूरी है कि दोस्तों आखिर कैपिटल पनिशमेंट होते हुए रेप क्यों इंडिया में बढ़ती जा रही है, ये विचार करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखने के लिए बहुत धन्यवाद।